जाने वाले हैं वो होगी 15 दिन में राबड़ी देवी खाली कर देंगी 10 सर्कुलर रोड। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, 2 आईएएस को सस्पेंड करने के मायने समझिए क्योंकि सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। तीसरी खबर आपको बताएंगे, अनंत सिंह को कितने दिन की राहत मिली है क्योंकि अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। चौथी खबर होगी, बकरीद के दिन बुलाकर बेरहमी से कत्ल। ये पूरी खबर आपको समझाएंगे, पूरा मामला क्या है वो बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सरकार से 10 सर्कुलर रोड खाली करने का फाइनल नोटिस मिलने के बावजूद आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए और 15 दिन की मोहलत दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। उचित लगता है आपको? खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। पटना का पॉश इलाका, इसी इलाके में एक बंगला है 10 सर्कुलर रोड। 10 सर्कुलर रोड के सामने गहमा गहमी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी इस बंगले की अहमियत को बताने के लिए काफी है। इस बंगले में कोई और नहीं बल्कि बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का परिवार रहता है। लेकिन राबड़ी को अब ये बंगला खाली करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो नियम कानून है वो मुख्यमंत्री रही, जो नियम है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस तरह का टकराव का बयान नहीं देना चाहिए। दरअसल राबड़ी देवी को काफी पहले नया बंगला 39 होर्डिंग रोड आवंटित हो चुका है, लेकिन उन्होंने 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं किया। शुक्रवार को जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फाइनल नोटिस दिया, 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर चर्चा में आ गया। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति तब और ज्यादा गर्म हो गई जब राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी ना मुख्यमंत्री बनल है ना। उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। सत्ताधारी दल के मंत्री और नेताओं ने तो राबड़ी देवी को नियमों के पालन करने की नसीहत तक दे डाली। जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करें। वहीं राबड़ी के बयान के कुछ देर बाद पुलिस के साथ सचिवालय एसडीपीओ 10 सर्कुलर रोड पहुंची और राबड़ी देवी से बातचीत की। देखना होगा कि बंगले का ये विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में राबड़ी देवी का आवास आज सियासत का केंद्र बना रहा। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। 10 सर्कुलर रोड बंगला पर विवाद आप समझिए। देखिए, राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत दी गई है। अब आप इस मामले को समझिए। राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत वाली खबर आपको समझाते हैं। दरअसल राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। 15 दिन में 10 सर्कुलर रोड आवास राबड़ी देवी को खाली करना होगा। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार किया था। आपको बता दें कि राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया गया है। जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी से अनुरोध किया है कि आप 10 सर्कुलर रोड का बंगला छोड़ करके 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट कर जाइए और इसके लिए 15 दिन का समय प्रशासन की तरफ से दिया गया है, यानी कि 15 दिन तक इंतजार किया जाएगा। अगर राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करती हैं तो 15 दिनों के बाद ही कोई एक्शन होगा। दरअसल अब 10 सर्कुलर रोड मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया जा चुका है। अब आप पूरा घटनाक्रम समझिए। देखिए, 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया और 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया गया। 25 दिसंबर 2025 को 10 सर्कुलर रोड से रात के समय कुछ सामान ले जाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद 10 सर्कुलर रोड खाली करने की चर्चा भी तेज हो गई और ये भी कहा जाने लगा कि लालू परिवार जल्द ही ये बंगला खाली कर देगा। इसके बाद जनवरी 2026 में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड की चर्चा तेज हो गई। खरमास के बाद शिफ्टिंग की खबरें आई या यूं कहें कि कयासबाजी चलने लगी। इसके बाद 4 से 5 मई 2026 भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का दूसरा सरकारी
निर्देश दिया। संभवतः 18-20 मई तक बंगला पूरी तरह खाली करने का निर्देश दिया गया और अब 29 मई 2026 को राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का फाइनल नोटिस दे दिया गया है और इसके साथ ही नए मंत्री को 10 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित भी कर दिया गया है। 29 दिसंबर को भेजे गए नोटिस का जवाब जो है राबड़ी देवी ने 30 को दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि आवास खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी ने क्या कहा आपको ये बताते हैं। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करेंगे, चाहे तो फोर्स बुलाकर आवास खाली करा ले मुख्यमंत्री। तो राबड़ी देवी के बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आने शुरू हो गए। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नियम के अनुसार ये काम हो रहा है, जबकि बीजेपी सांसद भीम सिंह ने राबड़ी देवी को नियम के पालन करने की सलाह दी है। देखिए, बंगला लालू फैमिली के लिए क्यों खास है वो भी आपको अब समझा देते हैं। दरअसल राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रही थी। 16 जनवरी 2006 से अब तक राबड़ी देवी का सरकारी पता 10 सर्कुलर रोड ही रहा है। 20 साल से लालू परिवार यहां रह रहा है। 20 साल बाद आवास खाली करने के नोटिस की वजह से ये चर्चा गर्म है और ये चर्चा और ज्यादा तब गर्मा गई जब राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से ही इनकार कर दिया। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में सरकारी टेंडर में फिक्सिंग के खिलाड़ी रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद रिशु श्री से बड़े नौकरशाहों की सांठगांठ के आरोपों के बाद सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर और 2014 बैच की आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार में पावर का पर्याय और रसूखदार ठेकेदार रिशु श्री की कहानी तो आपको पता ही होगी, जिसे बिहार में सरकारी टेंडर में फिक्सिंग का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। सरकार ने रिशु श्री पर शिकंजा कसा, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई और विभागीय टेंडरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप में 28 मई को जेल भेज दिया। भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई अब रसूखदार ठेकेदार से आगे बढ़ते हुए आईएएस अधिकारियों तक पहुंच गई है। सरकार ने 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर और 2014 बैच के आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया है। दोनों का सीधे तौर पर रिशु श्री से मिलीभगत और टेंडर फिक्सिंग में नाम सामने आया था। छापेमारी के दौरान 27 मई को खुलासा हुआ था कि रिशु श्री ने टेंडर मैनेज कराने के लिए इन दोनों आईएएस के पूरे परिवार की विदेशी यात्रा का खर्च उठाया था। ये बात भी सामने आई थी कि रिशु श्री ने आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा की छत पर बागवानी पर 9 लाख रुपए खर्च किए थे। आईएएस अभिलाषा शर्मा कौन है? अभिलाषा शर्मा ग्रामीण विकास विभाग में जीविका की सीईओ थी। आईएएस योगेश कुमार सागर कौन है? 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर समाज कल्याण विभाग में तैनात थे। भ्रष्टाचार पर सरकार के वॉर के बाद सियासी वार पलटवार भी तेज है। देखिए, बिहार में किस तरह भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। अब परत दर परत जब बातें खुल रही है, सब चीज सामने आ रहा है। आगे भी अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, किसी को संरक्षण नहीं मिल सकता। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी किसी भी तरीके से नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। जबकि कांग्रेस और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये तो छोटी मछली है, इनके लिंक काफी ऊपर तक है। लेकिन कुल मिलाकर के वैसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो इनके आका हैं। ठेकेदार से मिली भगत और टेंडर फिक्सिंग के आरोप में सरकार ने एक साथ दो आईएएस भी पावरफुल हो, भ्रष्टाचार करेगा तो बचेगा नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार के 2 आईएएस को सस्पेंड कर दिया गया है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। बिहार के 2 आईएएस अधिकारी के सस्पेंड होने के मायने आप समझिए। 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड आखिर क्यों किया गया? देखिए, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है और इसी के तहत कार्रवाई हो रही है।
कार्रवाई आगे भी होती रहेगी, ये भी साफ संदेश सरकार ने दे दिया है। इससे यह भी कहा जा रहा है कोई कितना भी रसूखदार हो, कार्रवाई उस पर जरूर होगी। भ्रष्टाचारी अब किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। अब आप खबर तो समझिए, 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया गया, इसे विस्तार से समझाते हैं। देखिए, दोनों आईएएस पर ठेकेदार ऋषु श्री से मिलीभगत का आरोप लगा है, यानी सांठगांठ के आरोप लगे हैं। कौन कौन आईएएस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं? तो योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा को सस्पेंड किया गया है। अब आपको एक एक करके बताते हैं इन दोनों अधिकारियों के बारे में। सबसे पहले बात आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा की करते हैं। कौन है ये? तो ग्रामीण विकास विभाग में जीविका की सीईओ थी, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। और आईएएस योगेश कुमार सागर कौन है? 2017 बैच के आईएएस हैं, समाज कल्याण विभाग में ये तैनात थे। ऋषु श्री मामले में 2 आईएएस को आखिर क्यों सस्पेंड किया गया? तो ठेकेदार से मिली भगत का आरोप है, विभागीय टेंडर में हेराफेरी करने का इन दोनों पर आरोप है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी इन दोनों के ऊपर लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को निलंबित कर दिया है। बढ़ते आगे और अब बात अनंत सिंह की। हथियारों के प्रदर्शन के वायरल वीडियो के मामले में अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर 5 जून तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर खबर तो समझिए। अनंत सिंह को बड़ी राहत, 5 जून तक गिरफ्तारी पर रोक। ये वही वायरल वीडियो है जिसने अनंत सिंह की टेंशन बढ़ा दी थी। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी, लेकिन शनिवार को गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट से अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने अनंत सिंह की तत्काल गिरफ्तारी पर 5 जून तक के लिए रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी। साथ ही भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत दी है। मेरी ओर से जो प्रार्थना हुआ कि गुंजन सिंह का नो कोर्सिव स्टेप कर दिया जाए। वो एक फिल्म के स्टार हैं, गायक हैं, और माननीय अनंत सिंह का जो पूर्व से था स्टे, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। न्यायालय ने इसको मानते हुए माननीय विधायक जी का नो कोर्सिव एक्सटेंड किया अगली 5 तारीख तक। अब अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सबकी निगाहें 5 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। आगे अनंत सिंह को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बरकरार रहती हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। अनंत सिंह को राहत वाली खबर के मायने अब आप समझिए। देखिए, अनंत सिंह को राहत मिल गई है। हथियार प्रदर्शन का ये पूरा मामला था जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। 5 जून तक गिरफ्तारी पर रोक कोर्ट ने लगा दी है। अब अनंत सिंह को राहत वाली खबर को आप समझिए। हथियार प्रदर्शन का ये मामला था और 5 जून की सुनवाई पर अब सबकी नजर टिकी हुई है कि आगे कोर्ट का रुख क्या होगा। आइए अब आपको पूरा मामला क्या है वो समझा देते हैं। घटनाक्रम क्या थी? तारीख थी 2 से 3 मई 2026 की, जब गोपालगंज के सेमराव गांव में जनेऊ कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में मोकामा के विधायक अनंत सिंह भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम से जुड़ा डांस और हथियार प्रदर्शन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और इसके बाद मीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अनंत सिंह समेत 9 लोगों पर आरोपी इसमें बनाया गया। अब 29 मई 2026 को खबर आई कि बिहार सरकार ने केस सीआईडी को सौंप दिया है। यही नहीं, गोपालगंज पुलिस भी पूरी केस फाइल सीआईडी को सौंप चुकी है, यानी अब सीआईडी ही इस मामले की आगे जांच करेगी। लेकिन आज अनंत सिंह को कोर्ट से राहत जरूर मिली है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। आरोप है कि 5 मुस्लिम दोस्तों ने मिलकर सूर्या को मौत की घाट उतार दिया, जिसमें असद मुख्य आरोपी है। अब परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए। गाजियाबाद के खौड़ा इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है।
बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि 5 मुस्लिम दोस्तों ने मिलकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें असद मुख्य आरोपी है। घटना के चश्मदीद सूर्या के दोस्त के मुताबिक आरोपी असद ने बकरीद के लिए कुर्बानी दिखाने की बात कर सूर्या को वहां बुलाया था। फिर अचानक बातचीत में ही चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। सूर्या चौहान की हत्या से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि बकरीद के दिन दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपियों की सूर्या से बहस हो रही थी। कई लड़के उसे घेरे खड़े हैं। बताया जा रहा है कि इसी के बाद सूर्या की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। अब परिजन खून के बदले खून मांग रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश है, मुझे खून के बदले खून चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे उन लोगों ने मेरे बेटे को चाकू भोंक कर हत्या की है, उसी प्रकार उसको मार के मेरे सामने रख दिया जाए, तभी हम अपने बच्चे का दाह संस्कार करेंगे। बकरीद के दिन हुई सूर्या की हत्या को लेकर पूरे इलाके में तनाव है। पुरानी रंजिश को भी इस घटना से जोड़ा जा रहा है। हालांकि सूर्या की मां के मुताबिक कोई झगड़ा नहीं था, वो अपने बेटे को समझा चुकी थी। इसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। सर कोई धमकी नहीं दी थी, ऐसे ही मौचावर हुई थी, तो मैंने अपने ही बच्चे को डांट दिया था, अम्मी बेटा ऐसे लड़ाई नहीं करते, तुम आपसे ही में रहते हो, ऐसे गलत रास्ता चलते। सर मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देती हूँ। सूर्या अपने परिवार के साथ खौड़ा के नवनीत विहार कॉलोनी में रहता था। वो 11वीं का छात्र था। परिजनों के मुताबिक असद ने उसे घर बुलाया था। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। सूर्या के दोस्त के मुताबिक असद के घर पहुंचने पर उसने सूर्या से पूछा कि क्या उसने बकरा हलाल होते देखा है। नहीं कहने पर उसने कहा कि आओ दिखाता हूं। जब सूर्या ने जाने से इनकार किया तो असद उसे गालियां देने लगा। जब सूर्या ने गाली का विरोध किया तो उसने उसके पेट में चाकू से कई वार कर दिए। सूर्या चौहान की हत्या पर बवाल बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या वाली खबर को अब आप समझिए। देखिए, इस घटना में 17 वर्षीय 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जगह यूपी का गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में इस घटना को अंजाम दिया गया और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हत्या का आरोप किस पर है, अब आप ये जान लीजिए। तो हत्या का आरोप लगा है असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक पर। चश्मदीद क्या कह रहे हैं? असद ने फोन करके सूर्या को बुलाया, इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। चश्मदीद के मुताबिक हत्या के पहले असद ने क्या कहकर हत्या की वो भी आपको बताते हैं। असद ने कहा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? और फिर सूर्या चौहान पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद से इलाके में तनाव मचा हुआ है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती मौके पर कर दी गई है और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग हो रही है ताकि इंसाफ मिल सके। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का मुक्की हुई है। हमला तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव हिंसा के पीड़ित पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा के पीड़ित पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, नारेबाजी की और उनके साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, उनकी शर्ट फट गई और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकालना पड़ा। और बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया, यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे और राज्यपाल को भी जानकारी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक स्थानीय पुलिस पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती तब तक वो क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे।
अभिषेक बनर्जी पर हमले की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की। सोनारपुर की ये घटना पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ते टकराव की नई तस्वीर पेश कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।